साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों, आज द भारत शो के जो मेहमान हैं जिनको इनवाइट किया गया है उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो वो बिहार के एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, वहां के वो रहने वाले हैं। मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आज फिल्म दुनिया के एक जाने माने हस्ती के तौर पे जाने जाते हैं। तो आज हम सभी मिलेंगे। तो दोस्तों, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, भोला बाबा इंटरटेनमेंट के नाम से वो जाने जाते हैं, तो आइए हम सभी वेलकम करते हैं मिस्टर भोला बाबा जी को। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भोला यादव है। मैं मुजफ्फरपुर जिला भोचहा प्रखंड गरहा गांव का रहने वाला हूं और आज भोजपुरी फिल्मों में इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करता हूं और भोजपुरी फिल्म का एज असिस्टेंट डायरेक्शन में भी बहुत काम किया है। एज 2 फिल्म डायरेक्शन किया हूं और आज पूरे बिहार में भोला बाबा इंटरटेनमेंट के नाम से मैं जाना जाता हूं। हमारे ये व्यूवर्स को आप बताइए, काफ़ी सारे लोगों की मांग था कि नहीं फिल्म दुनिया के किसी भी एमडी को आप इनवाइट कीजिए। तो आज मैं देख रहा हूं कि बहुत काफ़ी जगह आपका नाम चल रहा है आपके इवेंट के नाम से, भोला बाबा इंटरटेनमेंट के नाम से। तो ये जो सफ़र जो आपका स्टार्टिंग हुआ, ये कहाँ से हुआ? सफ़र कहाँ से स्टार्टिंग हुआ तो मेरा सफ़र सबसे पहला मुजफ्फरपुर में एक होटल है, चंद्रलोक होटल। जब मैं पुरानी बात बोलता हूँ तो मुझे बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जब आदमी किसी दौर को छोड़ के किसी दौर पे आता है और जब पुरानी बात याद आता है तो आदमी पिछले दौर में चला जाता है। मैं मुजफ्फरपुर में एक जगह है चंद्रलोक होटल, उसी में मैं एज ए वेटर का काम समझिए, एज ए सुपर का काम समझिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि जो मिल गया वही हमारे लिए बहुत था। तो उसी होटल में काम करता था। उसी जगह एक शूटिंग आई थी, सुनील छला बिहारी उस फिल्म में हीरो थे और फिल्म का नाम था बेटी भैल परदेसी। उसके डायरेक्टर थे अमित कुमार मुन्ना। तो हमने अपने लाइफ का पहला शूटिंग देखा था चंद्रलोक चौक पर। हम होटल में काम करके ऊपर में खाना खा रहे थे तो नीचे बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो हम बोला, यार नीचे काहे का भीड़ लगा है इतना। तो फिर मैं खाना खा के नीचे आया तो मैं देखा जी बाप रे, बहुत भीड़ लगा है। एक आदमी खड़ा है, उसको एक आदमी पसीना पोंछ रहा है, एक आदमी छाता लगाए हुए है, एक आदमी जूस लेके खड़ा है। मैं सोचा दुनिया के सबसे अमीर आदमी यही हो सकता है, क्योंकि इतना लेविश जिंदगी जीना मुजफ्फरपुर शहर में मैं जिनके पास था वो भी नहीं जी सकते हैं, जब बड़े बड़े लोग भी नहीं जी सकते हैं इतनी विधि व्यवस्था में। और कोई काम भी नहीं है जो लोग इतना ठाट बाट लेके चलेगा। हीरो के अलावा दुनिया में चाहे कलाकारे लाइन को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आदमी इतना ठाट बाट से जी सकता है। एक आदमी चलता है, अगर हीरो चलता है तो एक हीरो के साथ 15 लोग होते हैं जो स्टार हीरो होते हैं। एक आदमी छाता लगाए हुआ है, एक आदमी पानी लेके खड़ा है, ऐसा मुंह घुमाएगा पानी का बोतल मिल गया, जूस लेके खड़ा है। सारी एक मनुष्य के जीवन में जो एक उपलब्धि चाहिए वो सब कुछ मैं देखा। रे यार, तो मैंने पूछा क्या है, तो ये हीरो है। लेकिन मैं पास जाने का कोशिश करता था, लेकिन वहाँ उसका अपना विधि व्यवस्था होता है, धक्का मार मार के भगा देता है, धक्का मार मार के भगा देता है। क्राउडनेस बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कितना भी मैं कोशिश किया जो किसी से मिलूँ, किसी से बात करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं कितना भी कोशिश किया जाने का तो लोग धक्का मार मार के भगा देते थे। मैं सोचा अरे यार, मेरे शहर में ही साला ही शूटिंग कर रहा है, मुझे ही नहीं मिलने देगा तो ऐसे कैसे होगा। तो मैं बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है, अगर ठान लूंगा तो करके ही दिखाऊंगा, उसमें चाहे परिणाम जो हो। धरती पर अगर हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो मुझे भरोसा है। फिर दूसरे दिन गया तो डायरेक्टर से मिलने गया तो डायरेक्टर रूम में बैठा था, बाहर कुछ लोग थे तो हमको धक्का मार के भगा दिया। एक आदमी सीढ़ी पर से साला धक्का दे दिया तो हमको बाद में रोना आ गया। तो साला रोना आ गया तो अब ये क्या करे, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। इधर मालिक को, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मालिक को मालूम चलेगा तो नौकरी से भी निकाल देंगे, तो नौकरी से निकाल देंगे तो फिर मैं रहूँगा कहाँ। घर से शहर आने में भी असंभव है। घर जाऊँगा तो घर वाले बोलेंगे जो कुछ काम कर, कहाँ बउआ रहा है। उधर भी फंसले हैं, इधर भी फंसे हैं। तो अब इसी में अपने को ये चीज़ पूरा भी करना है। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन गए, कुछ हुआ नहीं। तो फिर हमको अचानक रात में नींद नहीं आता था, मैं सोया था। तो मैं बोला यार, ये मुजफ्फरपुर आया है तो इसको ज़रूर कोई बुलाया होगा। अचानक मेरे मन में आया तो मैंने किसी से पूछा तो बोले जे अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है कला के क्षेत्र में। वो स्वर्गीय हमारे बड़े भैया समीर कुमार जी का, उस समय वो मेयर थे, अपना मुन्ना शुक्ला जी के भाई के वो हरा के मेयर बने थे। तो किसी ने बताया जो मेयर साहब समीर कुमार जी, उनको बुलाया है पूरे टीम को।
अब उनका घर कैसे पता चलेगा, वो तो मुझे जानते नहीं है। कैसे भी कैसे कर पता करते करते मुझे वो बेला में रहते हैं, मैं अपना होटल से 4 बजे भोर में पैदल चला जा रहा हूँ। बेला बेला पूछते 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 बेला चला गया। वहाँ गया तो वहाँ भी पुलिस सुबह सुबह 5 बजे वो लोग फिर अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर अंदर जाके मैसेज दिख गया कि एक लड़का आया है जो आपसे मिलना चाहता है। फिर दरवाज़ा खुला तो अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे। समीर सर गंजी और लुंगी पहन के बैठे थे। मैं गया, उनको प्रणाम किया और बगल में बैठ गया। मैं बोला सर, मुजफ्फरपुर ज़िला में शूटिंग हो रहा है और मुझे फिल्म में काम करना है, हर हाल में करना है, नहीं तो मैं यही जहर खा के मर जाऊंगा। एकदम मुझे आज भी याद है, मैंने यही बात उनको बोला था। तो वो आदमी मेरा चेहरा देख रहे थे, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मैं बोला काम तो करना ही है फिल्म में, और नहीं देंगे तो हम यही जहर खा के मर जाएंगे। और मुझे पता भी चल गया है जो आपने ही बुलाया है। तो वो तो आगे आते में बोले रुको इसको पानी उनी पिलाओ भाई। नया लड़का आवेश में आ जाता है ना, तो कोई भी व्यक्ति होता है तो फ़ोन लगाया डायरेक्टर को। जो अमित कुमार मुन्ना डायरेक्टर का नाम था, उन्होंने कहा अमित जी कैसे हैं? बोले ठीक है। बोला एक लड़का है मेरा छोटा भाई जैसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा पहली बार बिना बताए उन्होंने बोला तो उसको कोई रोल दे दीजिए। तो बोले जे भैया फिल्म में तो सब लोग बम्बई से लेके आते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है, आगे कुछ करेंगे तो दे देंगे। हम कि ना हमको इसी में चाहिए, शुरुआत यहाँ हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन भर ब्रेक लग जाता है। जब जीवन में पहली काम अगर कोई किसी व्यक्ति से शुरू करना है जीवन का, तो शुरू ही हो जाए, हर हाल में हो जाए, तो एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो बोले कुछ भी रोल दे दीजिए, कुछ भी रोल दे दीजिए। तो बोला जी भैया कुछ भी नहीं बचा है। तो बोला कुछो करा लीजिए, हीरो का पिगदाने उठा देगा कुछ। बोला अरे भैया आप भेज रहे हैं तो कुछ अच्छा। बोला नहीं नहीं कुछो दे दीजिए, हम भेज रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम बोले सर हीरो का पिगदान भी उठाने का रोल होगा, वो भी एगो दे दीजिए, हमको सुकून मिलेगा। बोला अरे तू तो खुद हीरो दिखता है, पिगदान क्यों उठाओगे? हम कहिए अभी जो मिल जाएगा हमारे लिए वही हीरो हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले जी ठीक है भैया भेज दीजिए उसको। बोले जो भोला नाम है, गोरा लड़का है, गोरा चिकना, वो आपके पास जाएगा। बोला सर हमको एगो लेटर पैड पे लिख के भी दे दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ट्राई कर चुका हूँ, 6-7 दिन मुझे कोई एंट्री होने वाला वहाँ नहीं है। तो उन्होंने लेटर पैड पे मुझे लिख के दे दिया। फिर मैं रात को चंदलोक होटल आया, इंडिया होटल में वो लोग ठहरे थे। फिर वहाँ गया, मिला, तो लेटर पैड तो ले लिए, लेकिन फिर इंटरटेन मुझे नहीं किए। मैं सुबह शाम होटल के गेट पे रहता था जी, अब डायरेक्टर निकलेंगे तो मैं प्रणाम कर लूँगा। लोग प्रणाम भी नहीं करने देते थे, ऐसी स्थिति था। आदमी इतना पीछे से शुरू किया कि डायरेक्टर को प्रणाम करने जाते थे तो लोग हाथ पहले पकड़ ले, क्या है निकलो बाहर। अरे सर डायरेक्टर साहब से मिलना। अरे भागो, यहाँ डेली डायरेक्टर साहब से 200 लोग मिलने आते हैं, काम करने आएगी, चलो। अब वो भी कि वो इंटरटेन नहीं करते थे, बहुत बुरा लगता था। लेकिन क्या करे, मरता क्या नहीं करता। जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और जो व्यक्ति मेहनत करके कुछ करता है उसके चेहरा बताता है कि इसने मेहनत किया है। फिर 6-7 दिन के बाद डायरेक्टर हमको बोले जी अरे तुम भोला हो क्या? मैंने बोला जी सर। तो बोला तुम यहाँ से सीईओ आ जाओ। तो मैं बोला जी ठीक है सर सीईओ आ जाओ। तो बोला सीईओ आके 2-3 दिन तक वहीं रहो, तेरी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो मैं तुमको बुला लूँगा, लेकिन वहाँ नज़र के सामने रहो। उतना बोल दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो ओपनिंग का संभावना है। तो मैं यहाँ गाड़ी जा रही थी सुबह सुबह, तो मैं एगो लाइट का गाड़ी था, मैं उसके जीप में बैठ गया। लेकिन जब वो लोग आए तो मुझे उतार दिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोने लगा। वो हालांकि वो गाड़ी खाली ही गया वहाँ से। बोला यार गाड़ी तो खाली ही जा रहा है, मैं कैसे जाऊँगा, और जहाँ जाना है वहाँ मुझे भी शूटिंग पे ही जाना है। तो बोला नहीं नहीं उतरो उतरो, बम्बई की भाषा तेरे मेरे को ऐसा बोलता है वो लोग। उन्होंने उतार दिया तो मैं रोने लगा। फिर बाद में, पहले मुझे मालूम नहीं होता था जो ट्रेन में जो लोग चढ़ते हैं ना वो टिकट कटाते हैं, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं था। बच्चा उम्र होता है तो आदमी कुछ पता नहीं चलता है ना। तो ट्रेन इधर सीओ मैं गया स्टेशन, पता किया गाड़ी कहाँ जा रही है, तो सीओ जाएगी रुकेगी। तो मैं ट्रेन में बैठ गया, रास्ते में टीटी आया पकड़ लिया। तो मैंने उसको अपने हिसाब से समझाया तो बेचारा मुझे छोड़ दिया। बोला तुम इसी स्टेशन पे उतर जाओ, आगे जाओगे तो हम पकड़ लेंगे, और हमको वहीं तक जाना ही था। तो मुझे उसने वहाँ उतार दिया, तो वो अपने हिसाब से मुझे उतार दिया और मुझे वहाँ पहुँचना ही था। तो बेचारा मुझे बकस दिया। अब वहाँ से हम पैदल 6 किलोमीटर गए शूटिंग पे। तो वहाँ शूटिंग चल रहा है, डायरेक्टर के नज़र के सामने गए, प्रणाम कर लिए। बोला ठीक है ठीक है। बोला ठीक है भाई अभी क्या करना है, अभी तो कोई इंटरटेन करने वाले भी नहीं। एक बार देख भी लिया तो आदमी को लगता था जब बाप रे बाप डायरेक्टर अब देख लिया। तो आदमी बिना खाए पिए भी बहुत चार्ज रहते थे। और उस जमाने में फिल्म का बहुत क्रेज था, बहुत क्रेज था। मतलब
हीरो हीरोइन को देख लेना भी बहुत बड़ा बात होता था, आजकल तो बहुत बात है। डायरेक्टर बोला ठीक है। अब वहाँ तो दिन में शूटिंग होते थे तो सब लोग को चाय नाश्ता सबको मिलता था, मुझे कोई खाने के लिए पूछता भी नहीं था। मैं खाना मांगता भी तो था, लोग मुझे देते नहीं थे। मैं कई दिन वहाँ भूखे रह गया, 2-3 दिन भूखे रह गया। शाम को वो लोग चले आते थे तो मैं वहाँ कहाँ रहूँगा, फिर रिटर्न आने का पैसा भी नहीं होता था। सीओ स्टेशन पे हम रात को आके सोते थे। जब 12-1 बच्चा था तो वहाँ कुत्ता बहुत आ जाता था स्टेशन पे, झाँव झाँव करने लगता था। तो मैं कुत्ता के डर से बिजली आती है टेलीफोन वाला जो था पोल होता है उस पे चढ़ जाता था। अब पूरी रात मैं 3 दिन पोल पे चढ़ के गुजारा है और नीचे से कुत्ता झाँव 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 कर रहा है और दूसरा अपने पास कोई विकल्प नहीं है। नीचे उतरेंगे तो कुत्ता काट लेगा, अगर नहीं रुकेंगे तो फिल्म में काम नहीं मिलेगा और अपनी जिद भी आ गया है जब फिल्म में काम तो करना ही है। तो फिर किसी तरह सुबह होता था, फिर उतरते थे, फिर किधर भी गए थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लिए, कोई मिल गया तो कुछ चाय नाश्ता करा दिया तो ठीक है, नहीं तो भगवान का नाम लेके। फिर एक दिन डायरेक्टर साहब बोले अरे वो गोरखा लड़का कहाँ है, बुलाओ। तो मैं उधर खड़ा था तो आया, प्रणाम किया, बोला अरे मुँह सूखा हुआ है। तो मैं बोला जी सर ठीक है, इसी काफ़ी देर से खड़े हैं ना, उसको बताया नहीं जब मैंने खाना नहीं खाया चाहे नहीं मिला। बोला अभी तो मैं बोला जब अभी तो काम मिला ही नहीं, भोजन के बारे में बोलूँगा तो बोलेगा ये चौड़ा होने लगा अभी। ये बोला सर काफ़ी देरों से खड़े हैं ना। बोला अच्छा कोई नहीं, इसको रेडी करो, इसको लड़की बना दो। बोला बाहर में ही इसको लड़की बनाओ, जिसको लाज लगता है कि नहीं, क्योंकि लाज लगेगा तो अभी कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन रूम में लड़की बनाएंगे तो ये तो बन सकता है, लेकिन साड़ी पहन के जब बाहर आएगा तो लोग इसको देख के हंसेगा, तो हंसेगा और ये भी शर्माएगा तो फिर एक्टिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए इनका ड्रेस साड़ी का बाहर लेके आओ, इनको लड़की बाहर ही बनाओ। तो हमको लड़की बना दिया। मुझे पूछ, क्योंकि जब कोई चीज़ पाने की तमन्ना होता है ना तो सिर्फ वो चीज़ दिखता है, आप करते क्या हो पता नहीं चलता है। अगर रियल में सच्चे दिल से उस चीज़ को आप चाहना माने पाना चाहते हैं तो कहाँ रहते हैं क्या खाते कभी पता नहीं चलता है। रियल में हमको वो साड़ी पहना दिया। उसी सीन में सुनील छैला बिहारी, पवन कटरिया हीरोइन, अपने मुजफ्फरपुर के नीरज बादशाह जी हैं, वो अपने मुजफ्फरपुर के छोटे वाले हैं के गोस्वामी, वो सब लोग उस गाने में थे। उस गाने में मेरा भी एंट्री हो गया। गाने का बोलता हम कैले बानी PhD हो भैया माल फंसावे में। वो पूरे गाने में हमने शूटिंग किया, मुझे रोल मिल गया। अब मैं दिल से उस गाने में बहुत अच्छा डांस किया और सब लोगों से मेरा परिचय उस गाने के माध्यम से हो गया। गाने ख़त्म हो गई, 2 दिन शूटिंग चला, एक दिन फिर अगला दिन मुझे बुलाया, फिर मैं रात को वहीं रुक गया जैसा रुकता था। फिर अगला दिन फिर मैंने शूटिंग वूटिंग कर लिया, मेरा काम हो गया। फिर उसी में मुझे के गोस्वामी जी से परिचय हो गया और उनसे नंबर उन्होंने मुझे दे दिया। अरे तुम अच्छा लड़का है, मुजफ्फरपुर में आता जाता रहूँगा तो तुमको मिलता रहूँगा। मैं बोला सर मेरा भी सपना है बम्बई जाने का, लेकिन हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं जिस फैमिली से है, जाने के लिए जाना तो असंभव है, सोच भी नहीं सकते हैं। जाना तो बहुत बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकते हैं जब बम्बई के लिए भी कुछ सोचना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमसे जुड़े रहो। गाने ख़त्म हो गए, फिर मैं समीर जी से गया, मिला, उनसे बात किया, उनको बताया, बोले ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, काम कर लिया है। उस फिल्म का जब प्रमोशन होना था तो मुझे किसी के माध्यम से पता चला जो फिल्म के हीरो हीरोइन भी आ रहा है। तब तक मेरा अपना कुछ लोगों से जान पहचान हो गई, फिल्म में काम कर लिया तो कुछ लोग भी जान गए। किसी कारण बस भगवान के दुआ से उस समय हमारे पास किसी दोस्त का एक 4 चक्का गाड़ी था और फिल्म का प्रमोशन होने वाला था जिसमें मैंने काम किया था। तो फिल्म के प्रमोशन में जो बड़े एक्टर होते हैं डायरेक्टर, उसी को बुलाता है। तो हमको भी पता चला तो हमने भी किसी के नंबर से डायरेक्टर को फ़ोन किया तो बोला अरे हम लोग हाजीपुर में है, तुम कैसे हो। मैं बोला सर मेरे पास गाड़ी भी है, पैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जज्बाती में बहुत कुछ बोलता है। मैं सोचा जो कहीं लुभा जाए आदमी तो सामने से बुलाएगा जो चले आओ। तो उन्होंने बोला ठीक है गाड़ी है तो लेके तुम आ जाओ। मुझे गाड़ी चलाने आता है। मेरा शुरू से ड्रीम रहा जो दुनिया में जितना भी गुण है वो सीख लेना चाहिए। एजुकेशन तो हम पढ़ाई से कर सकते हैं, माने एजुकेशन हम पैसे से कर सकते हैं, लेकिन गरीब के घर में अगर जन्म लिए हैं तो जो बाहरी कुछ नॉलेज है जो हम सीख सकते हैं शरीर से, बिना पैसे से भी सीख सकते हैं। किसी को दोस्ती में, किसी को मोहब्बत में हम जो गुण कुछ ले सकते हैं जिससे भी हम जीवन जी सकते हैं, अपने फैमिली को भी जिया सकते हैं। तो मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। डायरेक्टर साहब बोले हाजीपुर आ जाओ। मैं गाड़ी चालू करके अपने पैसे से कुछ डीजल भरवा के हाजीपुर चला गया। डायरेक्टर से मिला, हमारे ही गाड़ी में सुनील छैला बिहारी सब लोग बैठ के प्रभात सिनेमा हॉल में आए। फिर हम लोग साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फोटो सेशन हुआ था। उस समय ही पहली बार मेरा फोटो
पेपर में छपा था, दही बेचने वाला बना फिल्म स्टार। उससे पहले मैं जब गांव में रहता था, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं, मतलब ऐसा है जे आज कमाइए तो कल खाएंगे और नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। मैं 4 भाई हूँ, पिताजी किसान हैं, वो भैंस का दूध दुहाएगा तो बिकेगा तो फिर शाम को सामान आएगा। उस स्थिति में हमारा परिवार था, उससे भी नीचे सोच सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या है, मैं बचपन से बाहर ही चला गया, क्योंकि अपने घर की गरीबी मुझे सहा नहीं जाता है। या मान ली 5 लोग हैं, तो 5 लोग गरीबी में रहेंगे, वो हमको शोभा नहीं देता। तो मैं घर से ऐसे ही भाग जाता था। जब 5 दिन कहीं बाहर रहेंगे तो मैं जो खाता हूँ उतना भी तो घर वाले को बच जाएगा, ऐसा मेरा शुरू से सोच था। तो मैं बचपन से भी माथे पे हंडी रख के दही बेचता था। मुझे आज भी याद है, जो मैं अपने जीवन में जो भी पहनता हूँ, जब से मेरा अकल है मैं खुद खरीद के पहनता हूँ। मुझे पिताजी नहीं दिए हैं, क्योंकि भगवान उस काबिल नहीं बनाए हमारे फैमिली को। लेकिन अभी तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। फिर जीवन में पहली बार हम कहाँ से कहाँ चले गए, पेपर में हमारा फोटो, सुनील छला बिहारी का फोटो, डायरेक्टर का फोटो आया था, जब बोचहा का लाल करेला कमाल, दही बेचने वाला बना फिल्म स्टार। वो जब देखा, हमारे गांव में भी छपा तो बहुत सारे लोग देखा। तो जितना इधर कष्ट था ना, जितनी मेहनत थी और जितनी जिल्लत झेला, एक पेपर को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पूरा हो गया। क्योंकि जितने तकलीफें होती है ना, वो एक साथ जोड़ के रिटर्न अपने को मिल गया। क्योंकि वो जब पेपर में छपा, मैंने देखा, तो मुझे उस दिन जो खुशी मिला वो जीवन में उसका कोई कीमत ही नहीं हो सकता। और पूरे बिहार में वो पेपर छपा था, और वहाँ से फिल्म करियर मेरा समझिए शुरू हो गया। लेकिन बम्बई कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, ये तो असंभव है हमारे लिए। फिर हमको के सर बोले जे अरे बम्बई ले चलूँगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। क्योंकि मैं बोला सर यहाँ रह के तब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार किसी चीज़ का मज़ा आप चीख लीजिएगा तो फिर उसकी जब तक आप समुंदर में नहीं गिरिएगा तो तैरना नहीं सीखिएगा। बाहर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, अपना भी तो अनुभव चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जो कैसे होता है। फिर के सर 1 साल बाद आए। हम 1 साल मुजफ्फरपुर शहर में इधर उधर भटक के अपना कैसे भी जीवन यापन करते थे, घर नहीं जाते थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत बेकार लगता था शुरू से। गरीबी से मुझे बहुत नफरत होता है, पता नहीं क्यों। या फिर मेरे भी जीवन में कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास भगवान उतना तो नहीं दिया, लेकिन उतना कम से कम रखो जो किसी भी महफिल में, किसी भी जगह जब अपने को एंट्री करूँ तो उसके जोरे बैठ सकूँ, उतनी तो इज्जत रहे कम से कम एक मनुष्य के। कोई ये ना कहे जो कौन आया है। फिर कैसे भी करके के गोस्वामी जी एक बार बिहार आए, मुजफ्फरपुर, मुझे फ़ोन किए। मैं गाड़ी किसी के लेके फिर उनको मिला, उनके सेवा में 2-4 दिन मुजफ्फरपुर में रहा, उनको अच्छा लगा। फिर वो बम्बई चले गए। फिर मुझे 6 महीना इंतजार करते रहते थे। बाप रे, अभी 1 महीना चला गया, वो बोले है जून में आएंगे, अभी जनवरी है, और 2 महीना आ गया, 3 महीना आ गया। ऐसा मैं सोचते रहता था, खुश होता था अपने आप को, खूब हैप्पी रहता। अब जून आ गया, आप 20 तारीख को फ़ोन करेंगे। फिर वो फ़ोन किया, अरे बोला मैं मुजफ्फरपुर आ गया हूँ। अरे सर कहाँ हो? सब काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कैसे भी करके, किधर से भी पैसे उपाय करके, कुछ भी बेच के, बिकिन के, कुछ भी करके, पैसे व्यवस्था करके गाड़ी को लेके के सर को मिलता था उनके सेवा में। ये सिलसिला मेरा मुजफ्फरपुर में 2 साल चला। उसके बाद एक बार वो शूटिंग पे नेपाल जाने वाले थे, उदित नारायण जी के शूटिंग पे। तो बोले ऐसा है जे मैं तुमको वहाँ ले चलता हूँ, तुम मेरे साथ एज ए असिस्टेंट में चलना। असिस्टेंट का काम होता है उनको सब कुछ केयर करना। एज ए बीवी भी समझ सकते हैं, असिस्टेंट भी समझ सकते हैं, नौकर भी समझ सकते हैं, और सबसे भरोसेमंद लोग समझ सकते हैं जो व्यक्ति सब कुछ आपको समर्पित करे। उसको कई रूप होता है, देखने वाला को अपना अपना नज़रिया होता है। वो यहाँ से मुझे नेपाल लेके चले गए। वहाँ उदित नारायण जी, फिल्म का नाम था, हम कैले अथी, फिल्म का नाम था ये रिश्ता अनमोलवा। उसमें जगदीश शर्मा डायरेक्टर थे, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हिंदी फिल्म बहुत किए हैं। उसमें उदित नारायण जी का लड़का रवि किशन, उदित नारायण जी की पत्नी, सब लोग थे। उस फिल्म में उनको काम करने का मौका मिला, मैं भी उनके साथ गया, तो मुझे भी सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। उस फिल्म में मुझे भी एक छोटा सा रोल मिल गया। मेरा भी व्यवहार विचार उनको अच्छा लगा, तो मुझे बोले जो चलो बम्बई। फिर वही आदमी मुझे जीवन में पहली बार बम्बई लेके गए। लेकिन बम्बई में रहने का बहुत बड़ा समस्या है। आदमी कितना भी बड़ा हो, 500 रुपया दे देगा, रखेगा कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं। तो जहाँ मैं रह रहा था वहाँ समझिए इतना ही बड़ा रूम था, इतना बड़ा। ऐसे में 6 लोग रहते थे। तो जो लोग पहले से रहते थे वो उधर से सोते थे। मुझे गेट पर बोलता था सोने के लिए, तो मैं खा के यही जो गोठेउना है ना, मोड़ के सोना पड़ता था।
और फिर जो कोई रात को आया 12 बजे 1 बजे तो खटखटाएगा तो हम ही को उठ के खोलना है, क्योंकि जो व्यक्ति नया जाता है ना उसी को बाकी सब लोग प्रेशर देते जे करना क्या है। तो मैं जो ठेवना मोड़ के सोता था क्योंकि घर ही वैसा था। फिर सुबह 4 बजे उठ में नीचे से पानी भर के कंधे पे रख के ऊपर लेके आना है, चाय बनाना है, सबको देना है, ऐसा करके। क्योंकि उस समय उस रूम का हमको 1000 रुपया या 1200 किराया देते थे। उसके बावजूद भी हम 5-7 दिन रहे तो हमको डेली पेट फूल जाता था, क्योंकि पैर पसार के सोने का आदत है। गांव घर में तो बहुत जगह होता है ना, वहाँ तो ऐसा था नहीं। तो मैं सर को बोला, ये सर फिर शूटिंग में चले गए। बोला जब हम 15 दिन बाद आएंगे। तो फिर 15 दिन मेरे को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। रात को सोते ही नहीं थे, पैर मुड़ के सोना पड़ता था। दूसरा चौकीदार जैसा भी रहना पड़ता था, कोई आया तो अपने को ही खोलना है। फिर सर आए तो मैं सर को बताया, सर उसमें रूम में तो मैं नहीं रह सकता हूँ, तो पेट फूल जाता है, रूम बहुत छोटा है। तो बोले अरे बेटा यहाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बोला बाप रे, तो बहुत बड़ा एडजस्ट करने वाली बात है जो सर कैसे होगा। बोला अच्छा 10 दिन और रुक जाओ। फिर एगो शूटिंग उनको मिल गया मुंबई में मड के तरफ, तो मुझे दिल्ली लेके जाते थे, दिल्ली लेके आते थे। उसी में एक दिन हम लोग दिनेश जी का शूटिंग चल रहा था। दिनेश जी पूछे अरे ये कौन लड़का है, किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ आपके पीछे बैठ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हीरो हीरोइन को देखता है ना तो एकदम बावला हो जाता है। लेकिन मैं जिस व्यक्ति के साथ था वो भोजपुरी के जितने भी हीरो है सबसे बड़ा स्टार है। भोजपुरी में जितने भी हीरो है हीरोइन है, जब से शुरू हुई है मनोज तिवारी के बाद, वो सबसे बड़ा स्टार है जिसका नाम है के गोस्वामी, और हमारे मुजफ्फरपुर का है। दुनिया के सीरियल में और छोटे हाइट में सबसे बड़ा स्टार है वो। क्या बोलते हैं उसको, गिन्नी बुक में उनका नाम है। मैंने उनको अपने आंखों से देखा है। बाला साहब उनको इज्जत करते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान साफ ऐसे गले लगाता है। तो मैंने उनको देखा है, तो मुझे मालूम है उस व्यक्ति का कीमत। बाकी भोजपुरी वाले भी सब लोग अपने किस्मत से आगे बढ़े हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वो आदमी है। दिनेश जी का शूटिंग चल रहा था, तो मेरा कैसा आदत है, मैं जिसके साथ रहता हूँ उसके लिए दिल से रहता हूँ, वो बनावटी बातों की तरह से नहीं रहता हूँ। तो अपना कुर्सी पर बैठे हैं तो मैं भी बगल में बैठा हूँ या पीछे खड़ा हूँ। तो 10 दिन तक शूटिंग चल गई, मैं किसी से बात नहीं करता था। तो स्टार को तो लगता है ना भाई कौन आदमी है, बात नहीं कर रहा है, सब लोग फोटो खिंचा रहा है। तो हम उधर कुछ पानी लाने या चाय लाने गए सर के लिए। तो दिनेश जी बोले अरे सर ये लड़का कौन है जे किसी से बात नहीं करता है आपके सिवा। तो वो बोले जे मेरे लिए ये हनुमान है। एक टाइम राम लक्ष्मण पे भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन हनुमान पे भरोसा नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि हनुमान ने वैसा काम किया है। तो आज मैं के गोस्वामी और मेरा ये हनुमान समझ लीजिए। बोला आप इतना भरोसे के लोग है? बोला जी। तो बोला अच्छा। अब बोला जी आपके ही जात वंश है, एक्टिंग इसको करना है, फिल्म में काम करने के लिए मेरे साथ है और मेरे जिला के मुजफ्फरपुर का है। बोला अच्छा है। तो फिर जब हम आए तो उन्होंने दिनेश जी से, निरहुआ जी से मतलब मेरा परिचय कराया, जी भोला है। फिर मैंने उनको प्रणाम पाती किया, फिर वो मुझसे बात करने लगे। तो वहाँ से उन्होंने यहाँ लिंक हमको दिया, फिर हमारी बातचीत होने लगा। तो वहाँ से फिर हम अपना रिलेशन उनको बिल्डअप किए। तो दिनेश जी से भी मेरा अच्छा ट्रेनिंग हो गया उसी सेट पे। एक शूटिंग 30 दिन चलता है, 35 दिन चलता है, 40 दिन। दिनेश जी का जो पहले शूटिंग होता था वो 40 दिन शूटिंग होता था। एक दिन निरहुआ जी, के गोस्वामी और हम सब लोग वेनिटी में बैठे थे अंदर में, ऐसे ही कुछ बात चल रहा था, क्योंकि सब लोग हमको भाई से ज़्यादा मानते थे और ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया ये आदमी छोटा है और एक्टिंग के फील्ड में अभी कुछ भी नहीं है। और इज्जत वही देता है जिसके पास खुद को भी इज्जत होता है। जिसको खुद इज्जत नहीं है या उस फैमिली में नहीं पढ़ा है, चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं रखता, वो दूसरे को रिस्पॉन्स इज्जत नहीं देता है। काम के समय डांटना बोलना एक अलग चैप्टर होता है और रिस्पेक्ट देना एक अलग चैप्टर होता है। तो हम लोग वेनिटी में बैठे थे, तो मनोज टाइगर बतासा चाचा टेम्पू से आए। तो के सर ऐसा शीशा में से देख ली, बोलिया हो इतना ही कमाते हैं और टेम्पू से आते हैं। तो दिनेश जी बोले अरे भैया क्या कहे, गाड़ी तो इनको होगा ही। तो बोला अच्छा रुकिए मैं पूछता हूँ। तो आए, अरे भैया प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम पाती हुआ चाय न। तो बोले एक बात हमको कंप्लेन है आपको, बताइए बतासा चाचा इतना नाम है, आप ऑटो से आते हैं। बोले अरे क्या कहते हैं साला के, गाड़ी तो है ड्राइवर नहीं है और हमको चलाने आता नहीं है। एक ड्राइवर को एक बार रखे तो हाईवे पे ऐसे ऐसे कर रहा था। तो बोले अरे गाड़ी चलाने नहीं आता है क्या? तो बोला भैया पहली बार तो चला पहली बार चला रहा हूँ। तो बोले साला गाड़ी रोक, पहली बार ही चला रहे हो तो मेरा तो जय जय हो जाएगा। गाड़ी रोकवा दिए। फिर ड्राइवर तो बोले ये भोला है,
एक गाड़ी चलाता है और आपको गाड़ी सिखा देगा। तो वो बोले जी अरे भैया अभी ही हमको दे दीजिए 10 दिन के लिए, जो हमको कम से कम गाड़ी, तो बोले 10 दिन के लिए नहीं 5 दिन के लिए आपको देता हूँ पैंचा, जी इसको खाली आपको गाड़ी सिखा देगा फिर मेरे पास चला आएगा। दिनेश जी भी उस जगह थे। फिर शाम को शूटिंग खत्म हुई, हम उनके साथ उसी जगह से मनोज टाइगर जी के साथ हम चले गए उनको गाड़ी सिखाने। वो कांदीवली में रहते थे, लेकिन हमारा और उनका इतना अच्छा ट्विनिंग बन गया जो मुझे लगता है वहाँ से जाने के बाद 4 महीना बाद हमको के सर से मुलाकात हुई, बात तो ही नहीं, क्योंकि मोबाइल था नहीं और इनको गाड़ी सिखाते थे। तो 2-3 घंटा गाड़ी सीखते थे, फिर सोचते थे अरे भोला छोड़ दो गाड़ी, हम क्या सीखेंगे, फ़ोन बहुत आता है, तू ही रह भाई, तू ही रह भाई। हमको ही मन न लगने मरता है, एगो सहारा भी तो हमको हो गया, चलो 1 से 2 3 ऐसा हो गया। फिर उनको गाड़ी हमने सिखाया नहीं और सीखे भी नहीं, 2-4-10 दिन सिखाए जो, लेकिन हाँ अभी ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाते हैं प्रॉपर अच्छे से। जहाँ तक कि हमारे टीम के द्वारा ये जानकारी मिली है कि आप बहुत सारा फिल्म में काम किए हैं, तो सबसे ज़्यादा किस अभिनेता के साथ आपको काम करने में मज़ा आया? सबसे ज़्यादा मुझे दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो रियल में हीरो है, दिल का भी हीरो है। भोजपुरी दुनिया में अगर किसी को क्रेडिट दिया जाए एज ए पर्सनल व्यक्तिगत एक अच्छा इंसान का, तो दिनेश लाल यादव को दे सकते हैं। वो पार्टी किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, किस पार्टी से है, किस जात के हैं, वो मुझे मतलब नहीं है। मैं एज ए कलाकार उनको जानता हूँ, बहुत बेहतरीन इंसान है। भोजपुरी दुनिया में एक भी आदमी को अगर भूखा है और दिनेश लाल यादव को पता चल गया तो वह व्यक्ति उसको घर तक खाना पहुँचा सकता है। हीरो उसको बोलते हैं, नहीं तो लोग यहाँ फॉर्चूनर से चलता है और दूसरे का पैसा रखता है। पहला व्यक्ति है। और दिनेश लाल यादव जी के साथ मैं पहला फिल्म शुरू मेरा हुआ था औलाद, जिसके गुरु थे असलम शेख जी, एज ए असिस्टेंट डायरेक्शन में मेरा काम शुरू हुआ था। मैंने उसमें एक्टिंग भी किया था संजय पांडे जी के साथ, उसके बाद औलाद किया, रखवाला किया, वर्दीवाला गुंडा। मतलब दिनेश लाल यादव जी के साथ हम 23-24 फिल्म कंटिन्यू किए और मेरा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, इतना अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जो मतलब एगो वक्त ऐसा भी था जब भोजपुरी दुनिया में बम्बई में दिनेश लाल यादव जी को किसी से कोई भी डायरेक्टर को मिलना होता था तो मुझे खोजते थे। मैं ही बहुत सारे लोगों को मैं भी मिलवाया हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिए और मैं भी भरोसे और ईमानदारी के साथ किसी के पास रहा। बम्बई जैसे नगरी में बहुत कम लोग होते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट मिला और सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ किया। मैंने पवन जी के साथ भी किया था ठोक देम फिल्म, जिसका डायरेक्टर थे अजय गुप्ता। खेसारी जी के साथ किया प्यार झुकता नहीं, एक 16 शबनम। रवि किशन के साथ भी काफ़ी फिल्म मैंने किया, कैसन पीवा के चलित्र, उसमें मेरा छक्का का रोल था। एक और फिल्म किया था, रवि किशन जी भी मुझे कई फिल्मों में काम दिलवाए हैं, जो इसको ले लो अच्छा करता है। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, जब भी मिले बम्बई में, जब उस दौर में उस समय थे तो मुझे सब लोग काम देते थे। खेसारी जी के साथ भी मेरे डायरेक्शन में खेसारी जी काम किए। 16 शबनम पिक्चर पूरा मैंने डायरेक्शन किया, डायरेक्टर भी थे, लेकिन हीरो से जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ना, तो ज़्यादा शॉट ये वो सब उसी से पूछता है। तो सब हीरो के साथ हमने काम किया, सब हीरोइन के भी साथ काम किया और बहुत बेहतरीन काम किया। सब शूटिंग होने के बाद मैंने भी 1-2 फिल्म बनाई जो रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एल्बम अपना म्यूजिक कंपनी खोल दिया, भोला बाबा म्यूजिक वर्ल्ड। पहले वो यूरोटेक फिल्म था, तो लॉकडाउन से पहले बहुत कलाकार को गवाया, लेकिन लॉकडाउन के कारण चैनल उनल उड़ गया। अब पहले क्या है, ट्रैक पे भी गाने रिलीज होते थे, अब नहीं होते हैं, तो सब खत्म हुआ। फिर से नया से शुरू किया हूँ भोला बाबा म्यूजिक वर्ल्ड। उसमें जितने भी नए कलाकार है उस सबको गवाता हूँ, रिलीज करता हूँ, प्रमोशन करता हूँ। अभी ये चल रहा है। मैं बात करूँ तो कुछ दिन सोशल मीडिया पे पहले मैं आपका एक तस्वीर देखा था कि आप लालू यादव के जो लड़के हैं तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनके साथ भी मीटिंग कर रहे थे, तो उनके साथ किस तरह का संबंध आपके? देखिए, तेज प्रताप जो भैया है ना, वो कलाकारों को रियल में बहुत सम्मान करते हैं, सबसे पहला बात। और कलाकारों का जो सम्मान करता है ना, वो बहुत बड़ा आदमी होता है, दिल का बहुत बड़ा होता है। नहीं तो कलाकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो घर में माँ बाप भी बोलता है, समाज के लोग भी डांटते हैं जो तुम क्या कर रहा है, कुछ तो करो, जीवन में बेहतर करना है तो। क्योंकि शुरुआती में सब लोग बोलता है और वैसे लोगों को कोई थोड़ा भी सपोर्ट करता है। और भी लालू प्रसाद जो हमारे बिहार के गरीबों का मसीहा, आज भी कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है, मैं उसको तो नहीं माने रखता हूं, लेकिन अगर आज मानसिक आज़ादी है एज ए बैकवर्ड के, तो ड्यू टू लालू प्रसाद यादव। और आज बिहार में जितने भी किंग मेकर टाइप के या किंग लीडर जो है, वो सब लालू प्रसाद के हाथों से ही
निकला है। तो गुरु अच्छा हुआ इसलिए चेला सब अच्छा है, और कहीं भी है तो व्यक्ति अपना जिंदगी तो जी रहा है। और तेज प्रताप जी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और बहुत लाजवाब इंसान है, कलाकारों को बहुत इज्जत करते हैं। हम जब मिले तो मुझे बोलते हैं अरे कैसा है, मैं बोला भैया प्रणाम, लाओ बैठो, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो बोले तुम कंठी लिया है, मैं बोला नहीं लिया हूँ। तो बोला चलो मथुरा वृंदावन चलो। वो हमको मथुरा वृंदावन ले गए अपने साथ। मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो सकता है, एक मुख्यमंत्री का बेटा किसी आम आदमी को, नॉर्मल कलाकार को अपने साथ रखना, साथ बैठाना है, बहुत बड़ी बात हो सकता है। ये आम आदमी का बस पर वो नहीं हो सकता। जो अपने आप में दूसरे को कभी छोटा न समझे वही बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। उस व्यक्ति का नाम तेज प्रताप जी है। मथुरा वृंदावन ले गए, वहाँ अपने हाथों से वो अपने गुरु जी से मंत्र पढ़वा के हमको कंठी दिलवाए और अपने हाथों से पहनाए। बिहार में जब भी मैं आता हूँ तो उनसे मिलते रहता हूँ और मान सम्मान उनका भी मिलते रहता है, और तमाम कलाकारों को इज्जत करते हैं। लेकिन लोग उनके बारे में बाहर में बहुत निगेटिव फैलाता है। जब हम बिहार आते हैं, कभी कभी न्यूज़ देखते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। ये अच्छे लोगों की कदर बिहार के लोगों में बहुत कम करते हैं। कोई भी अच्छा जो लोग होता है ना, उसके 100 में 80% लोग उसके बारे में गलत समझता है। जो चिंता भी नहीं है, जो जानता भी, अरे आप किसी व्यक्ति को खराब कैसे कर सकते हैं, जब तक आप उसके साथ रहोगे तभी ना। तो जो आदमी उसको नाम से भी, जा फोटो देख लिया तो यो कहता है खराब आदमी। हमको कई बार ऐसे लोगों से सफर में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे झगड़ा हो जाता है। अरे वो ऐसा, अरे तुम जानता कितना है जो ऐसा है वैसा है बोलता है। वह व्यक्ति पहला व्यक्ति है जो तुम मिलोगे तो तुमको पते नहीं चलेगा जी लालू प्रसाद जी का लड़का है, लगेगा जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। वह व्यक्ति इतना सुशीला सज्जन है, अपने बगल में बैठाता है भाई, कुर्सी देता है। उस व्यक्ति का नाम है तेज प्रताप यादव। जब आपको द भारत शो के टीम के द्वारा जब आपको इनवाइट किया गया तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? द भारत टीम को तहे दिल से धन्यवाद और विशेष आभार और नमस्कार, क्योंकि यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा सेटअप है। और द भारत देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के हो, वो आप अपनी बात अगर किसी से बताना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप द भारत में आके कह सकते हैं और आपको एक नया प्लेटफार्म, नई दिशा, नई रूप मिलेगा। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत बेहतर लगा। और विशेष आभार डीके राज जी को, जिन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद द भारत पूरे टीम को। दोस्तों, आज हम सभी जाने भोला बाबा एंटरटेनमेंट के द्वारा कि आज फिल्म दुनिया में अगर आपको जाना है तो कितना स्ट्रगल है, उसके बाद एक अच्छा लाइफ भी आप जी सकते हैं। दोस्तों, इवेंट के बारे में और भी आपको डिटेल चाहिए जानकारी, तो यूट्यूब के हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उनका व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप कॉल करके और भी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं द भारत शो में आना, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी द भारत शो में और आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।